गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जेंडर स्कूलिंग सोसाइटी पेपर के यूनिट फोर्थ के बारे में, जिसके अंतर्गत आज का मेरा टॉपिक है सोशलिस्टिक फेमिनिज्म। चलिए आज हम लोग देखेंगे समाजवादी नारीवाद। सोशलिस्टिक फेमिनिज्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवादी नारीवाद। ठीक है, हमने इससे पहले क्लास में देखा था कि किस तरीके से जो है नारीवाद की उत्पत्ति हुई, नारीवाद का जन्म हुआ और उसके क्या विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ उसके हम लोग कुछ बेसिक प्रकार के बारे में बात किए थे, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहले सोशलिस्टिक फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो सोशलिस्टिक फेमिनिज्म है ये कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सीधी बात, समाजवादी नारीवाद क्या है ना? तो जो सामाजिक विचारधारा से संबंधित है, ठीक है, सामाजिक विचारधारा, और इस सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, अन्य विचारधाराएं भी इसके साथ में शामिल रहेंगी, तो उस पर आधारित है। ठीक है, लेनिन महोदय ने यहाँ पे कहा था, लेनिन महोदय ने यहाँ पे कहा था कि स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता हासिल किए बिना, है ना, स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता हासिल किए बिना सर्वहारा वर्ग जो है अपनी स्वतंत्रता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो समाज विचारधारा जो है या समाजवादी नारीवाद जो है वो किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है। मार्क्सवाद की विचारधारा से ओतप्रोत होकर ये जाता है। ठीक है, मार्क्सवाद भी एक सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इनके अनुसार से जो समाज को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, समाज को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? शोषित, और दूसरा शोषक। ये जो शोषक है वो इसका क्या करता है? शोषित का शोषण करता है। ठीक है, और ये शोषक कौन है? ये शोषक है पूंजीवादी, और ये शोषित कौन है? वर्गहीन समाज, वर्गहीन समाज, या फिर हम इसी को आर्थिक रूप से कमजोर भी बोल सकते हैं, है ना भाई? मार्क्सवाद का ये कहना है, ये जो कॉन्सेप्ट है 19वीं शताब्दी के बाद के लिए लागू होता है, क्योंकि उससे पहले मार्क्सवाद के जो इसके जो सिद्धांत हैं उसके कोई प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पूंजीपति अर्थात जिसके पास धन धान्य जमीन जायदाद सब चीज़ हैं, वो क्या करते हैं? अधिक पूंजी वाले हैं, तो वो क्या करते हैं? जो वर्गहीन समाज है या जो श्रम करने पर मजबूर जो समाज है उस पर जो है वो अपना शोषण करना चालू कर देते हैं। और ये शोषण किस दृष्टिकोण से होता है? हो सकता है उसको कम राशि का भुगतान जो उसके श्रम के द्वारा की मिलना चाहिए, है ना, तो उसके लिए कम राशि का भुगतान किया जाता है, या फिर अतिरिक्त श्रम उसके द्वारा कराया जाता है। और इस सर्वहारा वर्ग में ये जो मार्क्सवाद ने जो बात किया है, इस सर्वहारा वर्ग में उन्होंने किसको शामिल किया है? स्त्रियों को भी शामिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वहारा मतलब शोषित वर्ग के अंतर्गत पुरुष ही नहीं है बल्कि वहाँ पे स्त्री भी है ना, और ये स्त्री कहीं ना कहीं से शोषित हो रही है। ठीक है, चाहे वो कम वेतन के नाम से हो, अधिक अतिरिक्त श्रम के नाम से हो, इत्यादि, है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्त्री है वो स्त्री केवल पुरुषों के द्वारा शोषित नहीं होती है। कौन कहता है? मार्क्सवाद कहता है कि स्त्री जो है केवल पुरुषों के द्वारा शोषित नहीं होती है, पुरुषों के द्वारा वह शोषित नहीं होती है, अर्थात पितृसत्ता जो व्यवस्था है वही जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, पितृसत्ता ही जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। कौन है? बल्कि पूंजीवाद इसकी मुख्य जड़ है। ऐसा कौन कहता है? मार्क्सवादी विचारधारा, पूंजीवाद इसका मुख्य जड़ है। ठीक है, यहाँ पे ए आर देसाई जी कहते हैं, ए आर देसाई जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा
उसका शोषण नहीं होता, बल्कि और साथ ही साथ पितृसत्ता ही उसका कारण नहीं है, बल्कि मुख्य कारण उसका क्या है, पूंजीवाद है। किसने कहा था, AR देसाई जी ने यहाँ पे कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवरऑल देखते हैं तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या कहता है कि समाज में जो उनकी स्थिति है, सर्वहारा वर्ग की स्थिति है, और जो वो पूंजीवाद के खिलाफ संघर्षरत है, तो वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि उसका स्वयं का अधिकार जो है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक रूप से हो, वो प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक जो है वो शांत नहीं बैठेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और क्योंकि वो समाजवादी नारीवाद इसको इसलिए बोला गया, समाजवादी विचारधारा इसलिए बोला गया क्योंकि ये समाज में व्याप्त जो गंदगियां हैं या फिर गलत विचारधारा जो पनपी हुई है वहाँ पर, पुरुषों को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो उससे संबंधित विचारों का वो खंडन करती है नारीवाद जो है। इस कारण से इस जो नारीवाद के प्रकार को समाजवादी नारीवाद कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही उसके सिद्धांत है, वही उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उनको हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने अभी तक बात किया मार्क्सवाद और समाजवादी नारीवाद के जो मिले जुले रूप है उसके बारे में। और कहीं ना कहीं मार्क्सवाद भी यह मानता है कि यदि आप स्त्री को परेशान कर रहे हैं, उनको भी शोषित कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, है ना, अपनी स्थिति से नीचे निम्न समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी शोषण के अंतर्गत आएगा। और मार्क्सवाद जैसा कि हम जानते हैं वो शुरू से ही पूंजीवाद के खिलाफ या शोषण के विरुद्ध हमेशा काम करता है, संघर्षरत रहता है। चलिए हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म के अंतर्गत, कि कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सिद्धांत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पर नारीवाद का जो समाजवादी नारीवाद का जो अस्तित्व है वो टिका हुआ है। चलिए उसके अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक साधनों पर स्त्री का अधिकार। ठीक है, आर्थिक साधनों पर स्त्री का अधिकार। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पूंजीवाद एवं पितृसत्ता का अंत। पितृसत्ता का अंत। तीसरा, घरेलू श्रम को महत्व। घरेलू श्रम को महत्व। चौथा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समान कार्य समान वेतन। पांचवा, महिलाओं के शोषण पर या नारी के शोषण पर रोक। ठीक है, छठवां हम बात करेंगे कामगार महिलाओं को संगठित करना। है ना, इस तरीके से ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सशक्तिकरण पर बल देता है। हाँ, और एक और पॉइंट यहाँ पे आठवां पॉइंट जोड़ देते हैं। हाँ, महिला को श्रम शक्ति मानना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे बात किया, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है आर्थिक साधनों पर स्त्री का अधिकार। जाहिर सी बात है, अभी तक हमको देखने को मिला है कि कहीं किसी भी प्रकार के अर्थ साधनों पर स्त्री का अधिकार नहीं हुआ है, और स्त्री का अधिकार नहीं होने के कारण ही कहीं ना कहीं उस पर ये शोषण या इस प्रकार का जो उनके साथ व्यवहार होता है समाज में हमको देखने को मिलता है। तो समाजवादी नारीवाद यह चाहता है कि अर्थ के साधनों पर, वो ये नहीं चाहता कि पुरुषों का अधिकार खत्म हो जाए, उस पर रहे, लेकिन उस पर बतौर समान अधिकार के रूप में स्त्री को भी वहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, जिससे उसकी स्थिति में सुधार आ सके।
उसके बाद है यहाँ पे पूंजीवाद पितृसत्ता काल। पूंजीवाद और पितृसत्ता ये कहीं ना कहीं एक समान है। जिस तरीके से पूंजीवादी व्यक्ति जो है या पूंजीवादी विचारधारा है वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करती है, ठीक उसी प्रकार से पितृसत्ता के द्वारा स्त्रियों का जो शोषण है वो परिवार के द्वारा किया जाता है, समाज के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों समान है, तो दोनों का अंत कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, सर्वहारा वर्ग में या उसमें अंदर समाहित जो महिला है वो अपने आप को सशक्त बना सकती हैं या उस पर किसी भी प्रकार का कोई शोषण या गैर आपराधिक अधिकार जो है वहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं घरेलू श्रम को महत्व। ठीक है, आप एक चीज़ सोचिए, एक सामान्य पुरुष जो बाहर में जाके जॉब करता है, काम करता है, उसकी जो ड्यूटी है वो कितनी होती है और आमदनी कितनी होती है जिससे घर चलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें घरेलू श्रम के अंतर्गत, तो एक पुरुष जो है वो दिन भर में 8 घंटे काम करता है। ठीक है, एक दिन में, तो 7 दिन में कितना, वो 56 घंटे काम करेगा, है ना भाई। एक पुरुष जो है एक दिन में 8 घंटे काम करता है, चाहे रोजी मजदूरी करे या कोई जॉब करे, है ना। और वो 56 घंटे काम करता है, बदले में उसको इस एक सप्ताह का लगभग 2000 रुपये मिलता है, एक नॉर्मल इंसान है ना भाई। लेकिन वहीं पे अगर हम स्त्री की बात करें, स्त्री की, तो वो 24 में से 8 घंटा 9 घंटा आराम करती है या सोती है ना। और पूरे एक दिन में वो लगभग अगर हम बात करें तो 16 घंटे काम करती है, जस्ट डबल, है ना, 16 घंटे। अगर 7 दिन के हिसाब से बात करूं तो 7 छक्के 42, 4 7 एकम 7 4 11, 112 घंटे एवरेज भी निकालें तो वो 70 से 80 घंटे तो काम जरूर करते हैं। ठीक है, और इनका इनकम 0, है ना भाई। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जेंडर गैप यहाँ पे देखने को मिलता है ना, जिस कारण से कहीं ना कहीं उसको नीचे दबाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसलिए घरेलू श्रम को महत्व देना चाहिए। और उन्होंने समाजवादी नारीवाद ने इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट बोला है, समान कार्य समान वेतन, है ना। आप देखे होंगे सर्वहारा वर्ग में जो जॉब करते हैं, जो कार्य करते हैं, या पूंजीपतियों के अधीन करें चाहे सरकार के अधीन करें, तो वहाँ पे पहले एक गैप नजर आता था पुरुष और महिला के बीच। कहीं ना कहीं उसमें जेंडर व्यवसायीकरण में जो गैप था वो उनके वेजेस में पता चलता था, समान कार्य के प्रति समान वेतन नहीं दिया जाता था। समाजवादी नारीवाद का ये कहना है कि यदि हमारा पद समान है, कार्य समान है, तो उसके प्रति समान वेतन जो है हमको मिलना चाहिए। ये भी उनकी एक विचारधारा है। ठीक है, फिर उसके बाद महिलाओं के शोषण पर रोक। महिलाओं के शोषण पर जान रहे हैं कि वो सभी प्रकार का जो है समाज में जो है उनका शोषण जरूर होता ही है। तो समाजवादी नारीवाद इसका खंडन करता है और इसको रोकने के लिए संघर्षरत है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कामगार महिलाओं को संगठित करना। जितने भी कामगार महिलाएं हैं उन सबको संगठित करना समाजवादी नारीवाद का मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत हम कह सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर वो संगठित हो जाते हैं तो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उनको संगठित करना जरूरी है। सशक्तिकरण पर बल, जाहिर सी बात है महिला सशक्तिकरण पर बल नारीवाद की एक प्रमुख उद्देश्य है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रहे। तो यहाँ पे वो सशक्तिकरण किस प्रकार से मिलेगा, यदि वो पूंजीवाद पितृसत्ता इत्यादि को खत्म कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वो जो है सशक्तिकरण की ओर जो है बढ़ जाएंगे। उसके बाद महिला को श्रम शक्ति मानना, जाहिर सी बात है आज तक महिला को किसी भी प्रकार के उसके श्रम को शक्ति नहीं माना गया है और ना ही कोई महत्व दिया गया है, बल्कि पुरुष को हमेशा उसके छोटे से बड़े कार्यों के प्रति हमेशा सराहना प्रशंसा इत्यादि चीज मिला है, बट महिलाओं को ये चीज नहीं मिला है। तो जिस दिन महिलाओं को ये चीज मिल जाएगा और उसको भी अगर श्रम शक्ति मान लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है महिलाओं की स्थिति समाज में काफी हद तक सुधर सकती है। ठीक है, तो ये रहे कुछ हमारे बेसिक पॉइंट। इसके अंतर्गत हम लोग एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, वो क्या है, व्यवसाय का जेंडरीकरण समाप्त कर देना चाहिए। व्यवसाय का जेंडरीकरण समाप्त या रोक लगाना चाहिए। आप लोग देखेंगे कुछ जॉब जैसे सेक्रेटरी है, स्टाफ नर्स है, रिसेप्शनिस्ट है इत्यादि के पद पर हमेशा जो है महिलाओं को धकेला जाता है। समाजवादी नारीवाद का वही मानना है कि ऐसे जॉब्स के प्रति उनको धकेला जाता है, चाहे वह काम वाली बाई का हो, तो इसमें वो मजबूरी में वहाँ पे विवश होकर जाते हैं। तो इस तरीके का जो कृत्य किया जा रहा है यहाँ पे, तो यही क्या कहलाता है आपका जेंडर का व्यवसायीकरण, व्यवसाय का, है ना, व्यवसाय का जेंडरीकरण हम कह सकते हैं इसको।
तो ये व्यवसाय का जेंडरीकरण जो है इसको समाप्त कर देना चाहिए, बल्कि सभी प्रकार के कार्यों में उसको समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए महिलाओं को, ऐसा समाजवादी नारीवाद का मानना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत उनके बेसिक स्ट्रक्चर को और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखें। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।